तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सतत पोषणीय कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या सतत पोषणीय कृषि किसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आता है, पर मैंने अभी शॉर्ट नोट्स के लिए लिखा था तो मैं इसे ही बता देती हूँ। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सस्टेनेबल जो कृषि है वो क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए कृषि का विकास करना सतत पोषणीय कृषि कहलाता है। कृषि के दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सक्षम एवं पर्यावरण को क्षति किए बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस नीति में शामिल है। इस नीति की कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके नाम से ही पता चलता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, ना कि पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचते हुए कृषि के विकास कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कृषि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे कृषि किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो खाली जगह होती है, जैसे चारागाह की भूमि हो गई या फिर जो ऐसी बंजर भूमि हो गई, उसको कृषि योग्य बनाया जाता है या फिर उस पर बागानी खेती किया जाता है, यानी कि बागान लगाए जाते हैं। आम का पेड़ या फिर कोई भी फल का या फिर कुछ भी पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो भी एक खेती के अंडर ही आता है ना। तो उस तरीक़ा का खेती किया जाता है ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हानि ना पहुंचे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं वो परंपरागत तरीके वाले जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है ताकि खेती जो हो वो पर्यावरण के हित में हो। ठीक है, तो इस नीति की कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है, व्यर्थ पड़ी भूमियों को कृषि एवं बागवानी के लिए प्रयोग करना। ठीक है, जो बेकार पड़ी भूमियाँ हैं जिसका कोई यूजेस नहीं है उसको बागवानी यानी कि बागान, जैसे कि कोई भी फल का पेड़ हो गया या फूल का भी हम लोग बागानी करते हैं, बहुत सारे फूलों का भी बागानी किया जाता है। या फिर कुछ लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी हो गई या उस तरीक़ा के कोई भी पेड़ है उसको लगा करके खेती कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है भूमि एवं मृदा संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, कि भूमि का जो, मान लो कि बंजर भूमि का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, खेती के लिए, तो उसका गुणवत्ता में सुधार लाएंगे तभी तो हम लोग खेती कर सकते हैं ना, क्योंकि बंजर भूमि पे खेती तो होगी नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे कि कैसे उसका गुणवत्ता में सुधार होगा उपाय किए जाते हैं और फिर उसको खेती के यूज़ में लाया जाता है। तीसरा है भूमि सुधार को उच्च प्राथमिकता देना एवं उनके प्रयोग को आदर्श बनाना। ठीक है, भूमि सुधार को ये लोग अधिक प्राथमिकता देता है और फिर जब वो सुधर जाते हैं तो उसको यूज़ करना। ठीक है, चौथा है बहुफसल एवं मिश्रित फसलों द्वारा फसल उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, एक ही साथ है, मतलब कि एक ही खेती नहीं करना, उसके साथ साथ और भी एक ही फसल के साथ साथ कई और फसल भी लगाना, जिसको कि मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता जो क्षमता होती है, उर्वर क्षमता जो होती है वो इंक्रीज़ होती है ना। तो इसलिए ये लोग मिश्रित फसल को क्या है, उसको बढ़ावा देता है, जिससे कि फसल उत्पादन में बढ़ावा होती है। ठीक है, पांचवा क्या है, वर्षा पर आधारित कृषि के पोषणीय विकास के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाना। ठीक है, तो और जो वर्षा पर आधारित कृषियाँ होती है, ठीक है, उनको दीर्घकालीन यानी कि उसको लॉन्ग टर्म में कैसे यूज़ किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम यानी कि बनाने के लिए ये लोग उपाय सुझाता है कि कैसे उसका, मतलब कि वर्षा के जल को अगर ये लोग संग्रह कर लेता है तो उसको ये लोग लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकता है, क्योंकि वर्षा हो रहा है तो वो तुरंत खेती होगा वो पट जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में वो उसका यूज़ नहीं होगा, तो कैसे उसको वर्षा के जल को संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं ताकि उसको बाद में भी पटाया जा सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ पर ये लोग ध्यान दिया है इसमें। ठीक है, छठा क्या है, देश के जल संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देना, ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जितने भी देश के जो जल संसाधन है उसका उचित उपयोग करना। ठीक है, और फिर जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, संरक्षण यानी कि कैसे बचाया जा सकता है, उसका मिसयूज़ ना किया जा सके, इस पर ये लोग ध्यान दिया, जिसके लिए ये लोग ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई का यूजेस को ये लोग बढ़ावा दिया है। ठीक है, सातवां है कृषि समुदाय को पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाना। कृषि प्रबंध के जरिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एवं उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाना एवं कृषि रसायनों का नियंत्रित उपयोग करना। ठीक है,
कृषि समुदाय यानी कि जो भी कृषक है ना, उन लोग को पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, यानी कि उन लोग को बताना कि आप लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो कहीं पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर पहुंचा रहा है तो उसका कम से कम यूजेस कीजिए, या फिर जो टेक्नोलॉजी पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए उनका यूजेस कीजिए, है ना। मतलब परंपरागत ढंग से खेती कीजिए, ये सारे चीज़ इसमें बताए जाते हैं, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाता है। उर्वरक का संतुलित उपयोग, यानी कि जो खाद डाले जाते हैं वो या तो प्राकृतिक खाद होते हैं, यानी कि गोबर हो गया, या फिर जो घास वगैरह जो पत्ते होते हैं उनको जला करके जो राख बचता है वो सब उर्वरक इसमें यूज़ किया जाता है। या फिर अगर जो कीटनाशक या दवाई ये सब का भी यूज़ किया जाता है तो वो कम, जो रसायन होते हैं ना उसका कम से कम यूज़ किया जाता है, या फिर नियंत्रित उपयोग करना इसके अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। 8वां क्या है, कृषकों को फार्म टेक्नोलॉजी का विस्तार करने और ऋण सहायता विकसित करके अधिक आय सृजन करने और छोटे किसानों को भूमियों के कुशल उपयोग और कृषि फार्म वानिकी विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तथा कृषि वानिकी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है। अब कृषकों को, है ना, खेती करने के लिए लोग प्रोत्साहन देता है। टेक्नोलॉजी का विस्तार, ठीक है, टेक्नोलॉजी का विस्तार करता है ताकि वो लोग अधिक से अधिक खेती कर सके और छोटे किसानों को भूमियों के कुशल उपयोग और कृषि फार्म वानिकी विकास में आने वाली बाधाएं, यानी कि जो भी खेती करने में लोग को बाधाएं आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने के लिए इन लोग को प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ कुछ उपाय बताए जाते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ पैसे से हेल्प किया जाता है, तो इस तरीक़ा का हेल्प इनको दिया जाता है। या फिर हो सकता है बीज फ्री में दे दिया जाता है, बीजें मिलती हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है। और कृषकों को इससे सहायता हो सके, है ना, क्योंकि आजकल बीज भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो अगर सरकार इसको फ्री में उपलब्ध करवाती है तो कृषकों का बहुत सारा पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा का कुछ कुछ प्रोत्साहन किसानों को देती हैं ताकि वो कृषि के प्रति प्रोत्साहित हो, उनको कृषि करने के लिए वे उत्सुक हो और वे अधिक से अधिक कृषि करके अधिक लाभ कमा सकें, ठीक है। उसके बाद है जैव कृषि को विकसित करने के लिए परंपरागत पद्धतियों का ज्ञान एवं बुद्धि का विकास करना। 1960 और 1970 के दशक में अपनाई गई हरित क्रांति के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पोषणीय कृषि विकास की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य जल, भूमि और मृदा संसाधनों का संरक्षण है, ठीक है। फिर जैव कृषि को विकसित करने के लिए, है ना, कि मतलब जो खेती, जैव खेती जो करेंगे, ठीक है, उससे क्या होता है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है, क्योंकि उसमें रसायनों का कम से कम यूजेस किया जाता है, ठीक है। और परंपरागत पद्धति को अपनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परंपरागत पद्धति को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो उनको उनके प्रति ज्ञान दिया जाता है कि कैसे उसका यूजेस किया जाता है और कैसे उसका यूज़ करके हम लोग खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक खेती कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें इसमें बताया गया है। और फिर 1960 और 1970 के दशक में क्या है, जब हरित क्रांति को अपनाया गया था तो उसमें बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी हुए थे, ठीक है। कि हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जो दवाइयों का यूजेस ज़्यादा किया गया था, जिससे क्या हो रहा है कि उसके प्रतिकूल प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पोषणीय कृषि विकास का नीति अपनाया गया और इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आरंभ किए गए। और इसका उद्देश्य क्या था, जल, भूमि और मृदा संसाधनों को संरक्षण करना, यानी कि उनको बचाना, ठीक है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन पर्यावरण के अनुकूल है। इसके अनुसार फसल चक्र नीति को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कीटनाशक के स्थान पर प्राकृतिक चीज़ों जैसे नीम, तुलसी, हल्दी आदि का प्रयोग करना, कृत्रिम चीज़ों का कम से कम उपयोग करना, ठीक है। तो भारत को है वो जलवायु के हिसाब से इसको 15 भाग में मतलब 15 भाग में बांटा गया है और यह विभाजन पर्यावरण के अनुकूल बांटा गया है, ठीक है। जिसमें कि क्या है, फसल चक्र नीति को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि जलवायु के अनुसार फसल किया जाना चाहिए। कि वर्षा में ये नहीं हुआ कि गर्मी वाला धान लगा दिए, क्योंकि गर्मी वाला जो धान होता है वो गर्मी के दिन में लगाया जाता है, उसके बाद फिर वर्षा के दिन में फिर वो ठंडा वाला धान अलग से लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा का इसको जलवायु में बांट दिया गया है, जिससे कि फसल चक्र
चक्र नीति को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि जलवायु के अनुसार अगर हम लोग फसल करते हैं तो वो जलवायु क्या होती है, फसल के अनुकूल होती है, ठीक है, उसके विपरीत नहीं होती है। तो फसल क्या होती है, अच्छी होती है ना, पैदावार अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा होगा, तो बेनिफिट्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए फसल जो क्या है उसको जलवायु के अनुसार ही लगाना चाहिए, ठीक है। और उसमें कीटनाशक का जो उपयोग किया जा रहा है उसमें जैसे नीम, तुलसी, हल्दी आदि का उपयोग करने से क्या होगा कि ये सब फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना, ये फसल के अनुकूल रहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग के लिए बताया गया है। और कृत्रिम चीज़ें जो भी है उनका बहुत कम यूजेस करना, ताकि तभी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसका जो उद्देश्य है वो संभव हो पाएगा, उसका उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस पे आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।